नमस्कार। जापान के संविधान के अध्ययन के क्रम में अब हम जापान की संसद डाइट का अध्ययन करेंगे। डाइट राज्य का सर्वोच्च अंग है और जापान में एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था के रूप में डाइट को जाना जाता है। जापान में डाइट संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है। उसे राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति, व्यवस्थापन शक्ति प्राप्त है और जनता की संप्रभुता का सिद्धांत का अनुसरण करते हुए नवीन संविधान के अंतर्गत डाइट को शासन का एकमात्र विधायी अंग घोषित किया गया। और जापान के डाइट जो है वो एशिया की सर्वाधिक पुरातन संसद के रूप में या व्यवस्थापन इकाई के रूप में जानी जाती है। जापान की डाइट के 2 सदन हैं और इस रूप में जापानी संसद डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पैटर्न का अनुकरण करती है, फॉलो करती है। ये मेजी संविधान की शाही डाइट की उत्तराधिकारी है। इसके 2 सदन, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है और सभासद सदन द्वितीय सदन है। संविधान के अनुसार डाइट जो है वो राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और राज्य का एकमात्र विधि निर्माण करने वाला अंग होगा। ऐसा उल्लेख और ऐसा संकेत जापान के संविधान के अनुच्छेदों में देखा जाता है। डाइट पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक और लोकतंत्रात्मक संसद है। राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और डाइट जो है वो राज्य का एकमात्र विधि निर्माण करने वाला अंग होने के उपरांत भी निरंकुश या तानाशाही या स्वच्छंदता की तरह से कार्य करने वाली इकाई नहीं है। ये पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक और प्रतिनिध्यात्मक, जनता के प्रतिनिधि सदन के रूप में कार्य करने वाली इकाई है। इस प्रकार डाइट की जो स्थिति है, जापान की डाइट की जो स्थिति है वो इंग्लैंड की या ब्रिटेन की संसद के समान प्रभुत्व संपन्न व्यवस्थापिका वाली भी नहीं है और क्योंकि डाइट के कार्यों का, जापान की डाइट के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, इसलिए इसकी स्थिति जो है वो अमेरिकी कांग्रेस या भारतीय संसद के समान अधिक मानी जाती है, ब्रिटिश संसद के समान कम मानी जाती है। डाइट का संगठन जो है वो, जैसा अभी पूर्व में बताया कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की प्रक्रिया का अनुकरण करने वाला ये व्यवस्था है या इकाई है, जिसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। पहला सदन प्रतिनिधि सदन है और इन जापान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या का निर्धारण और उनके चुनाव की पद्धति में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 480 है और जिसमें से 300 सदस्य जो हैं उनका चुनाव एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र के आधार पर बहुमत प्रणाली पर आधारित होता है और शेष 180 सीटों के चुनाव जो हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। तो इस सदन का गठन 2 प्रकार, एक तो प्रत्यक्ष एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है और एक आनुपातिक 180 सदस्य जो हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में, सूची पद्धति में उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप में नहीं
अपितु दलों और उनकी सूचियों के आधार पर मतदान किया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले कुछ चुनावों में डाइट की स्थिति ऐसी बनी कि जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, और इस तरह से एक मिलीजुली सरकार के रूप में गठजोड़ के आधार पर, गठबंधन के आधार पर मिलीजुली सरकार का गठन किया गया और व्यवस्थाओं के संचालन में सरकार का ये रूप जो है वो बहुत कमजोर माना जाता है। साधारणतया प्रतिनिधि सदन का जो रूप है वो इन दो पद्धतियों से गठित होने के कारण, निर्धारित होने के कारण वर्तमान समय में इसका जो कार्य का और प्रभाव का की जो स्थिति है वो तुलनात्मक रूप में प्राचीन पद्धति से बहुत श्रेष्ठ है। तो जोड़ तोड़ की सरकारें कमजोरी का प्रतीक होती हैं, तो उनसे मुक्त होने के लिए कुछ सदस्य, 300 सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष आधार पर चुने जाते हैं और 180 सदस्य जो हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के माध्यम से चयनित किए जाते हैं। साधारणतया प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, लेकिन अब इसके निर्धारित कार्यकाल से पहले भी प्रतिनिधि सदन को भंग किया विघटित हो सकता है, और जो प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति है कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए, वो सदन के कुल सदस्यों का 1/3 भाग मानी जाती है। प्रतिनिधि सदन का जैसे ही गठन होता है तो सबसे पहले अपने कार्यकाल के प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा स्वयं अपने लिए अध्यक्ष या स्पीकर का निर्वाचन करती है, और इसका स्पीकर का कार्यकाल जो है वो सदन के कार्यकाल के समान ही होता है। स्पीकर प्रतिनिधि सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है, और ये इस अर्थ में क्योंकि सदन के समस्त कार्यवाही का संचालन, नियंत्रण और निर्देशन स्पीकर के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये प्रतिनिधि सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। प्रतिनिधि सदन की जो चुनाव पद्धति है वो भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों से थोड़ी सी अलग है। चुनावी दंगल का जो रूप अन्य देशों में देखने में आता है, राजनीतिक दलों की जैसी प्रतिस्पर्धा अन्य देशों में देखने में आती है, वैसा जापान में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, अपनी काबिलियत, योग्यता और क्षमता के आधार पर चुनाव लड़ता है, और ये चुनाव किसी राजनीतिक दल की लोकप्रियता या समर्थन या नेतृत्व पर निर्भर नहीं करता, और प्रत्येक सदस्य चुनावी नियमों और कानूनों का बहुत कड़ाई से पालन करता है। इसलिए सदस्यों का चुनाव एक प्रकार से बहुत योग्यता और क्षमता के आधार पर श्रेष्ठ चुनाव के निष्कर्ष के रूप में सामने आता है। इसके प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उसमें एक सबसे प्रमुख उनकी आयु संबंधी है कि 25 वर्ष की उनकी उम्र होनी चाहिए, और वो जापान की नागरिकता से जन्मजात नागरिकता का संबंध रखते हों, वे ही इसके प्रतिनिधि हो सकते हैं। इनके वेतन वगैरह का निर्धारण डाइट की प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है, और डाइट में भाषण की पूरी तरह से स्वतंत्रता सदस्यों को होती है, और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को आधार बनाकर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। दूसरा सदन है सभासद सदन। सभासद सदन डाइट का द्वितीय सदन माना जाता है। इसके भी सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके निर्वाचन में वे ही मतदाता भाग लेते हैं जो कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनते हैं या उनका चुनाव करते हैं। इसके कुल 242 सदस्य होते हैं, जिसमें से 146 सदस्य जो हैं वो भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं, अर्थात जो 451 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ
जापान का क्षेत्र है उसके आधार पर 146 सदस्यों का चुनाव होता है और 96 सदस्य जो हैं वो संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन हर 3 वर्ष के उपरांत आधे सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर आधे सदस्यों को पुनः निर्वाचित किया जाता है या उनका चुनाव होता है। तो इस तरह से ये सभासद सदन विघटित, एक साथ पूर्ण विघटित नहीं होता, बल्कि ये स्थायी सदन के रूप में गठित किया जाता है। सभासद सदन का भी एक अध्यक्ष होता है जो सदन की कार्यवाही को नियंत्रित और संचालित करता है। डाइट के अधिवेशन जो हैं वो वर्ष में एक बार साधारण अधिवेशन डाइट का बुलाया जाना जरूरी है और इसके लिए ये अधिवेशन जब आमंत्रित किया जाता है, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजा की आज्ञा जारी कर दी जाती है और दिसंबर माह के प्रथम 10 दिन में अवश्य ही इसके साधारण अधिवेशन का आयोजन कर लिया जाना चाहिए। असाधारण अधिवेशन डाइट का किसी भी एक सदन के सदस्य का चौथा भाग अगर असाधारण अधिवेशन की मांग रखते हैं तो असाधारण अधिवेशन का आयोजन भी किया जा सकता है। अब डाइट की शक्तियों का अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले डाइट की विधायी शक्तियां, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, जिनके अंतर्गत संविधान का 41वां अनुच्छेद ये व्यवस्था करता है कि डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग और कानून बनाने वाली जापान की एकमात्र संस्था है। जब भी कोई विधेयक कानून बनाने के लिए प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो साधारण विधेयक के संबंध में स्थिति यह है कि यदि किसी साधारण विधेयक को प्रतिनिधि सदन पारित कर दे और उसके बाद वो सभासद सदन में भेजा जाता है, सभासद सदन यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित किए गए विधेयक पर अपनी सहमति और मान्यता नहीं रखता तो सभासद सदन उसे 60 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकता है। और इस मतभेद को दूर करने के लिए एक संयुक्त समिति का भी गठन किया जाता है। अगर संयुक्त, जिसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य होते हैं, ये संयुक्त समिति गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न करती है और उसके उपरांत भी अगर गतिरोध दूर नहीं होता, 60 दिन के उपरांत यदि प्रतिनिधि सदन उस विधेयक को दोबारा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो वो विधेयक बिना द्वितीय सदन यानी सभासद सदन की स्वीकृति और सहमति के बिना भी विचारणीय हो जाता है या उस पर कानून बन सकता है। जिस विधेयक को लेकिन प्रतिनिधि सदन रद्द कर देता है उस पर सभासद सदन ना तो पुनर्विचार कर सकता है और ना ही उसे दोबारा आरंभ कर सकता है। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में द्वितीय सदन यानी सभासद सदन अधिकतम 60 दिन का विलंब कर सकता है। इसके अलावा प्रतिनिधि सदन की राय को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का अधिकार सभासद सदन को, द्वितीय सदन को नहीं है। दूसरी शक्तियां हैं कार्यपालिका प्रकार की शक्तियां। मंत्रिमंडल को संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार सामूहिक रूप में डाइट के प्रति उत्तरदायी रहने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री डाइट के द्वारा चुना जाएगा, फिर उसके द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और यदि अविश्वास प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल एकदम अपना त्यागपत्र भी दे देगा या दे सकता है। इस तरह एक जांच समिति के रूप में, नियंत्रणकर्ता निकाय के रूप में
कार्यपालिका को नियंत्रित करने वाली इकाई के रूप में डाइट कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है। इसी प्रकार वित्तीय शक्तियां हैं, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 83, जापानी संविधान का अनुच्छेद 83 ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रीय वित्त का संचालन करने का अधिकार प्रतिनिधि संस्था के रूप में जापान की डाइट का होगा। वित्त का निश्चय जापान की डाइट के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो डाइट द्वारा समर्थन और सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही पारित होता है और उसके बाद ही वो बजट का या राष्ट्रीय वित्त का या उसकी नीति का भाग बनता है। डाइट के सदस्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक की, बजट की प्रत्येक मद पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं और उससे संबंधित अपना मत रख सकते हैं। बजट जो है वो सर्वप्रथम प्रतिनिधि सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और उसके पश्चात बजट सभासद सदन यानी द्वितीय सदन के सम्मुख रखा जाता है। इसमें भी वही स्थिति है कि यदि प्रतिनिधि सदन की राय के विपरीत सभासद सदन का मत है तो जैसे साधारण विधेयक को सभासद सदन अधिकतम 60 दिन तक रोक के रख सकता है या उसको पारित करने में विलंब कर सकता है, वैसे ही वित्त विधेयक या बजट को सभासद सदन अधिकतम 30 दिन के विलंबकारी अधिकार से प्रभावित कर सकता है और यदि 30 दिन के बाद भी संयुक्त समिति के प्रयासों से भी कोई अंतिम निर्णय न हो पाए तो प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही डाइट का निर्णय है, ऐसा समझा जाता है। यानी वित्तीय और बजट संबंधी प्रावधानों में भी प्रतिनिधि सदन की स्थिति सभासद सदन से कहीं अधिक उच्चतर होती है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जापान की डाइट जो है वो न्यायपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली, न्यायाधीशों का वेतन और जो न्यायिक इकाइयों की प्रणालियां हैं उनसे संबंधित नियमों का या कानूनों का निर्माण करती है। डाइट अपने सदस्यों में से ही एक महाभियोग न्यायालय की स्थापना करता है जो उन न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच करता है जिन पर अलग से कोई कार्यवाही शुरू की गई है या जो भ्रष्टाचार और किसी प्रकार के दोषारोपण के आरोपी हैं उन पर उनकी जांच करने के लिए इस समिति का या इकाई का गठन किया जा सकता है। तो न्यायाधीश पर आरोप एक दोषारोपण समिति के द्वारा लगाए जा सकते हैं जिसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य लिए जाते हैं और डाइट के दोनों सदन अपने में से एक महाभियोग न्यायालय चुनते हैं जिसकी सदस्य संख्या 14 होती है, जिसमें दोनों सदनों के बराबर सदस्य लिए जाते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, न्यायिक प्रक्रिया में जांच समिति वाला हस्तक्षेप रखना भी डाइट की शक्तियां बढ़ाता है या डाइट की शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त डाइट को निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसमें डाइट प्रधानमंत्री का चुनाव करती हैं। एक प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है, फिर अपने सदन के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करता है। डाइट जो है वो डाइट का प्रत्येक सदन अपने प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के जो अध्यक्ष आदि हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार द्वितीय सदन जो है कार्यपालिका शक्तियों की दृष्टि से सभासद सदन की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन संविधान में संशोधन के आधार पर यदि हम देखें तो प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन दोनों के पृथक 2/3 बहुमत के बाद जनमत संग्रह होता है और उसके बाद ही संविधान में संशोधन को लागू किया जाता है।
द्वितीय सदन प्रतिनिधि सभा के जो प्रधानमंत्री के चयन का अधिकार है वो प्रतिनिधि सदन की राय के अनुसार अधिकतम प्रभाव रखता है। जैसे साधारण विधेयक में सभासद सदन को 60 दिन की देरी लगाने का अधिकार है। वित्त विधेयक की प्रक्रिया में अगर सहमति नहीं है तो सभासद सदन 30 दिन की 30 डेज की देरी लगा सकता है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री के चयन के बारे में अगर दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध है तो सभासद सदन सिर्फ 20 डेज का विलंब कर सकता है, अन्यथा सहमति नहीं होने पर प्रधानमंत्री उसे ही बनाया जाता है जिसके बारे में प्रतिनिधि सदन अपनी राय देता है। तो इस प्रकार जापान में एक राष्ट्रीय फोरम और मंच के रूप में, एक राष्ट्रीय मंच के रूप में सर्वे सर्वा विधायी इकाई की तरह से जापान के डाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। इसमें जनता के प्रतिनिधि अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं और सरकार के समस्त क्रियाकलापों के आधार पर डाइट की कार्यवाही और गतिविधि जापानी जनता के लिए एक प्रकार से राजनीतिक प्रशिक्षण का केंद्र भी बन जाती है। डाइट सिर्फ वार्ता करने हेतु, सिर्फ वाद विवाद करने हेतु या कार्यपालिका का समर्थन करने वाली मात्र संस्था नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक और वास्तविक रूप में एक अच्छी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर जापान की संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप एक संवैधानिक प्रभाव विधायी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कार्यपालिका और न्यायिक सभी क्षेत्रों में निर्धारित करती है। धन्यवाद।